तो जिसका जो हमें अंदेशा था वही हुआ। चाइना ने कहीं ना कहीं एक बार फिर भारत को चुनौती दी है। इसका पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोरोना संकट से निपटने में नाकाम चाइना पूरे विश्व समुदाय में घिरता जा रहा है और यही वजह है कि चाइनीज आर्मी ने भारत को उकसाने की कार्रवाई की। हालांकि उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी मिला है और खबरें आ रही हैं कि भारत के जहां 20 जवान शहीद हुए हैं वहां पर 35 से ज्यादा जो आर्मी थे, चाइनीज सोल्जर थे, वो भी हताहत हुए और कई सारे जो है घायल भी हुए हैं। इन तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह भी अभी खड़ा हो रहा है कि आखिर चाइना के खिलाफ हम रणनीति क्यों नहीं बनाते हैं, इस पर राजनीति क्यों करते रहे हैं। चाइनीज के खिलाफ कोई भी हमारी जो एक स्ट्रांग रणनीति क्यों नहीं बन पाती है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद है शहरयार खान जी। शहरयार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनायक जी मौजूद है। ब्रिगेडियर विनायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता श्री प्रकाश मीरचंदानी जी मौजूद है। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सपाक्स से सुरेश शुक्ला जी मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष, जो कि लगातार चाइनीज प्रोडक्ट्स का विरोध कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। पहले सर शहरयार जी से पूछूंगा। शहरयार जी, जब संकट का वक्त होता है तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी के जो शब्द हैं कि कहां छुपे बैठे हैं प्रधानमंत्री, बाहर निकलिए, जनता को बताइए, ये ऐसा लगता है कि चाइना जो है या दुश्मन मुल्क के जो शब्द है ना, वो राहुल गांधी के मुंह से निकल रहे हो। देखिए आशुतोष जी, कभी भी कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ जो भी आंख उठी है उसके खिलाफ देश की सरकार के साथ रही है और इस वक्त भी वो कह रहे राहुल गांधी जी की देखिए देश के टुकड़े पे उन्होंने कब्जा कर लिया है और इस तरह से उलाहना दे रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के या भारत के देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके तो परिवार के सदस्य रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनके टाइम पे अक्साई चीन पे कब्जा किया गया और उन्होंने तो यहां तक कह दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने कि तो बंजर भूमि है। देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं जो चाइना ने परसों 15 और 16 की रात में जो हमारे सैनिकों के साथ व्यवहार किया उसके खिलाफ पूरा देश इस समय देश के सैनिकों और सेना के साथ है, सरकार के साथ है। इसमें मैं कहीं कोई राजनीति नहीं तो देखता। और जब साथ में तो उनको इलाहाने ताने क्यों मारने की इलाहाने ताने लगभग चाइना ने पहली बार इस तरह हरकत की है लगभग 1962 में जब आपकी सरकार थी, 1967 में जब आपकी सरकार थी, तो लगातार इस तरह हरकत कर। आशुतोष जी, जब 36 घंटे हो गए हैं तो देश किससे, सरकार से ही उम्मीद करेगा? बिल्कुल पूछना चाहिए। पूछिए नहीं, सरकार को सामने से आके बताना पड़ेगा। देश तो इंतजार कर रहा है। शब्द दो चीज समझे, एक शब्द दूसरा टाइमिंग। ये सही टाइमिंग नहीं है शहरयार जी राजनीति करने का। राजनीति देश को एकजुट होना चाहिए। राजनीति कहाँ हो रही है? कांग्रेस पार्टी जब भी देश पे संकट आया है तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो अन्य घटनाएं हो। कभी भी हम लग रहा था पुलवामा के। अरे देखिए, विपक्ष उस टाइम जब देश में वो घटना हुई पूरे देश सरकार के साथ था। अरे आशुतोष जी, क्या उसके बाद क्या देश की जनता को जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? वो क्या हुई जांच का भी, मैं 40 जो सैनिक शहीद हुए अभी तक लगभग 2 साल हो गए। आपने तो उस पे चुनावी वेतरनी पार कर ली, लेकिन आपने जवाब दिया देश को। वो जांच कहां तक पहुंची है, वो जांच का क्या स्टेटस? ब्रिगेडियर साहब, हिंदुस्तान की तुलना में, ब्रिगेडियर विनायक जी, हिंदुस्तान की तुलना में हम चाइना की तरफ देखें, पाकिस्तान की तरफ देखें, किस तरह की खबरें आती है जब इस तरह का बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट होता है, इस तरह की फाइटिंग होती है, तब दूसरे जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वहां का मीडिया, वहां की जो या वहां का पॉलिटिकल तंत्र जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू इंडिया? सर, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कुछ सालों से, ये कोई भी ऐसे घटना जो देश के आन शान और बान के खिलाफ हो, कोई हमारे जो देश पड़ोसी देश करता है, तो मेरे ख्याल से सबको एकजुट होकर करना चाहिए। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि जो हमारे सैनिक हैं वो बड़ी कठिन परिस्थितियों में, खास करके जो चाइना बॉर्डर है, ये जो हाइट से, ये 16,000 फीट से ऊंचाई में ये लोग लड़ रहे हैं, वहाँ जो आदमी को नॉर्मल हेल्थ हैजर्ड भी होते हैं। तो हमको, और आजकल जो है ये टीवी और टिप्पणी जो किसी भी पार्टी की आ रही है वो हर जवान के पास पहुंच रही है। तो सबसे पहले अभी जरूरत है कि हम लोग अपने सैनिकों के पीछे खड़े रहें, जो देश की जनता खड़ी है। क्योंकि जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि कहां छुपे बैठे प्रधानमंत्री, तो देश के जो सैनिक जो बॉर्डर पे तैनात हैं, उनके जहन, उनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ता होगा? सर, आप तो बॉर्डर पे रहे। जहां तक मैं एक सैनिक हूं, मैं
इन टिप्पणियों से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा उद्देश्य है देश का जो सेवा करना, और हमारी देश की आन बान और शान पे अगर कोई नजर उठा के रखे तो किसी के बोलने से हमारा मनोबल नहीं जाएगा। लेकिन ये बात जो अभी चाइनीज का है, हमने समझना है कि जो चाइना जो है ये बहुत ही शातिर देश है। इनका प्रोपेगेंडा जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही इनकी पूरी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कर रहा है हमारे खिलाफ। और कोई भी जैसे अभी देश के अगर प्रधानमंत्री या आर्मी से या कहीं से भी अगर टिप्पणी नहीं आई है तो एक कहावत है, साइलेंस इज गोल्डन। मुंह खोल के गलत बोलने से अच्छा चुप रहना ही ठीक है। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं समय? सुनिए, इसलिए मैंने टाइटल ये रखा कि यहाँ पर रणनीति की जरूरत है कि राजनीति की जरूरत है। मैं एक बार फिर आऊंगा आपके पास में, पूरा मौका दूंगा, बेफिक्र रहिए। प्रकाश मीर चंदानी जी, आप लोग लगातार कहते रहे कि 1962 का ये भारत नहीं है, अब ये 2020 का भारत है, नया भारत है, नया इंडिया है। क्या कुछ नई तस्वीर देखने को मिलेगी अब? देखिए आशु जी, लगातार जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो हमारे देश के अंदर जो विभीषण है उनका सहारा लेकर हमको आंख दिखाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। चाहे ब्रिगेडियर साहब हों, चाहे शुक्ला जी हों, चाहे शेरियार भाई हों, ये सब मिथ्या बातें करने की बजाय, ये सारी बातें करने की बजाय केवल कि देश की संप्रभुता पे अगर कोई व्यक्ति आंख उठाकर देख रहा है तो उसकी एक भी आंख नहीं बचना चाहिए। ये हमारा जोश और जज्बा होना चाहिए। और जैसा अभी कहा माननीय ब्रिगेडियर साहब ने कि चुप रहना ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड रहता है कि आप जब आपको कोई विषय की जानकारी ही नहीं है, आप तो सोने का चम्मच लेकर अगर पैदा हुए हैं, उसके बाद आप मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छी बात निकलने की बजाय ऐसी बातें निकलती है जिससे आपकी खुद की छवि खराब हो रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी, 129 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की छवि आज तार तार हो रही है, धूमिल हो रही है। ये जितनी भी स्थिति हो रही है ये केवल और केवल राहुल गांधी के कारण से हो रही है, और उनके सलाहकार हैं और ये विभीषण के रूप में जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये तमाम निंदनीय है और मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं। आज अगर चाइना को हमको सबक सिखाना है तो ये इसके लिए एक रणनीति बनती है। उसकी रणनीति के लिए प्रधानमंत्री शब्द भी बड़े अजीब हैं। प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को 5 बजे सारे विपक्ष दल के जितने भी अध्यक्ष नेता लोग हैं उन सबसे बातचीत करके और एक ठोस कदम उठाने की जो पूरा देश मांग कर रहा है उसकी तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, मतलब आज हमने अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं तो मैं आपको जानकारी में दे दूं कि चाइना के हमने 45 जवान मारे हैं। ये हमारे लिए कोई ऐसा नहीं, खैर उसको 20 को तो अपन उसको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं समझ सकते, लेकिन मेरा कहना है कि बहुत ही इनमेच्योर और बहुत जल्दीबाजी में दिया गया स्टेटमेंट ऐसा मालूम होता है। शब्द भी देखिए, हमारे जवानों को मारने की चीन की हिम्मत, मारने की मतलब शब्दों का चयन देखिए। अब हमारे जवान शहीद हुए हैं, शहादत दी है, हमारे जवानों को मारने कैसे लग रहा है कि चीन आया मार के चला गया। बच्चे हैं क्या हमारे सैनिक? किस तरह की बातें कर रहे राहुल गांधी? चलिए ठीक है, मैं डिबेट ओपन करूंगा, उसके बाद आप क्रॉस कर सकते हैं। सर मैं सुरेश शुक्ला जी का एक स्टेटमेंट लूंगा, देन आई विल ओपन द डिबेट। सुरेश शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि आप जो लगातार अपील कर रहे हैं हमारे देशवासियों से, व्यापारियों से कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को ना इस्तेमाल करें, उसका कितना असर होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक समय तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि कौन से प्रोडक्ट चाइनीज है कौन से नहीं है। इस तरह की लिटरेसी भी हमारी नहीं बढ़ी है। देखो क्या है कि जो मार्केट में जब लोग जाते हैं तो पता चलता है कि जो सस्ता प्रोडक्ट होता है कोई भी, चाहे खिलौना से लेके कोई भी चीज, उससे समझ में आ जाता है कि ये चाइना का प्रोडक्ट है। जैसे कि दिवाली के समय लाइटिंग आती है, चाइना का प्रोडक्ट है, लोग 25 रुपए 30 रुपए की झालर मिल जाती है, तो ये चाइना का प्रोडक्ट है। हम तो ये कहते हैं कि ये चाइना का प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए और निरंतर काफी दिनों से बहिष्कार हम कर रहे हैं। हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, मगर इस पे कि पक्ष को और विपक्ष को दोनों को इस पर रणनीति बनाना चाहिए और इसका टोटल बहिष्कार करना चाहिए और इसका टोटल निर्यात रोक देना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि विभीषण है, उन्होंने कहा वो इसमें विभीषण और किसी की राजनीति नहीं होनी चाहिए, पूरे देश को एकजुट होकर इसका सामना करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक है, हमारा झंडा एक है, तो हमारे हर व्यक्ति हमारा एक है। इसको किसी में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सारे लोगों को एकजुटता बनानी चाहिए कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ रहेंगे। ये नहीं है कि कांग्रेस जो हमारे
राहुल जी है कुछ बोल रहे हैं, आप भाई साहब हमारे बोल रहे हैं कि बीबी सड़क की भूमिका, इससे कोई लेन देना नहीं है। कौन बीबी सड़क कौन है, अभी तो केवल एकजुटता होने की जरूरत है। कौन बीबी सड़क ये तो बाद में पता चलेगा। हमारे 20 जो जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में तो सोचो, हम बीबी सड़क के बारे में ना सोचे, हम बाकी बारे में ना सोचे कि इनको कैसे जवाब देना। इन शहीद जो 20 जवान हुए उनके बारे में सोचे, उनके 45 जवान शहीद हुए उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए उनसे लेना देना है कि हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गया, मैं उनसे 1000 जवान शहीद छीन लूंगा। ठीक है, इस तरीके की एक बात रखनी चाहिए। शहरयार जी, 2 छोटे सवाल है मेरे। पहले करंट में ले लेता हूं। डोकलाम का जो विवाद हो रहा था, राहुल गांधी जी चीन के नेताओं से मिल रहे थे, उस समय भारत का कितना टेंस माहौल था, दोनों सेनाएं जो आमने सामने खड़ी हुई थी, हमारे देश की रणनीति वहां पर तौर पे काम कर रही है, हमारे वहां पर सेना के जवान वहां पर खड़े हुए हैं। वो पोजीशन देश की जनता ने प्रधानमंत्री के लिए तय की है, देश के रक्षा मंत्री के लिए तय की है, हमारे डिफेंस एडवाइजर के लिए तय की कि भाई आप डिफेंस के मुद्दों पर आप तय कीजिए, वहां पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर रणनीतिक तौर पर कुछ प्लानिंग चल रही है तो वहां पर जबरदस्ती की राजनीतिक बयानबाजी, पीछे से जाके चीन के उनसे मिलना, मैं आगे भी और भी बातें पूछता जाऊंगा। पहले छोटा सा सवाल, ऐसा क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी लगातार? देखिए, राहुल गांधी उस समय देश के क्या मिलने गए थे, क्या बोलने गए थे? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उनसे कोई मिलने बुलाने या मीटिंग अरेंज करी है तो जरूरी नहीं कि वो देश के खिलाफ होगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जिस पार्टी के शहादतों का इतिहास है उसको ये सबक ना सिखाएं कि वो देश के विरोधियों के साथ कोई देश के खिलाफ बात कर रहा होगा। ये तो पहला परसेप्शन आप लोग गलत निकाल दें। और जो अभी ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे, वो 20 जो हमारे सैनिक क्या बात करने गए थे, ये तो राहुल जी बता सकते हैं, या अभी तक आपको नहीं पता ना? नहीं नहीं, आप ही की पार्टी के नेता रहे, कैसे आप ही की पार्टी के नेता आप ये बता कैसे के खिलाफ बात कर रहे हैं? ईमानदारी से आपके साथ देश के राष्ट्रीय मुद्दे में खड़ा है। आप एजेंडा सेट ना करें, देश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को प्रस्तुत ना करें। देश को जो आजादी दिलाई है वो कांग्रेस पार्टी ने ही शहादतें देके दिलाई है। अरे चुप रहो, आपके तो लोग आजादी की लड़ाई में एक महिला शहीद नहीं हुआ, पढ़िए। अरे मीरचंद तुम ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा नेता शहादत दी है देश की आजादी में? झूठ बोलता हो, राजनीति की बात और सुभाष चंद्र गांधी, सरदार पटेल, सारे भाजपा का एक बंदे का नाम बता दो। आप देश को गांधी परिवार का नाम बता दो, नेहरू परिवार के नेता तो अरे बिल्कुल कौन सी नेहरू परिवार ने देश को आजादी दिलाई है? परिवार घर बनाया 6 साल में क्या करा देश को? उसका आपने देश को करा, हमारे से अरे आप हमारे नेताओं के नाम खाली शहीद उसका बताओ क्या हुआ? चंद्रशेखर सब हमारे नेता है, सब आपके नेता है, तो भाजपा के नेता कहाँ है? अरे देश भाजपा देश है और मैं भारत का नागरिक हूँ। बिल्कुल, हमारी मानना पड़ेगा, जहाँ भाजपा के लोग अभी देश को जरूरत है, भाजपा तो 80 में बनी है। हाँ, कौन सी दुनिया में है भाजपा? अरे हम देश के नागरिक हैं। अरे आप ये मान रहे हो कि एक मिनट प्रकाश जी हमारे प्रकाश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में शी जिनपिंग झूला झूलते नजर आ रहे हैं, है ना? आप लोग की तो नीति हमेशा से नहीं, आप लोगों ने नेहरू जी झूला झूल रहा है 8 किलोमीटर आज 7 किलोमीटर घुस गए थे, यहाँ झूला झूल रहे थे हैदराबाद में बैठ के। पुलवामा हुआ, उसकी जांच का क्या हुआ देश पूछना चाहता है, शहीदों के परिवार पूछना चाहते हैं। जवाब दो, नहीं तो ये और देश के सबूत कौन पूछ रहा है? अरे देश के शहीदों की शहादत में सवाल नहीं होगा क्या? आप कर रहे हैं 40 शहीद हुए थे, उस जांच का क्या हुआ? 200 मारे जो अब शहीद हो गए और क्या है? अब आपके जैसे लोग गद्दार लोग नहीं है। अरे भाजपा के लोग प्रकाश
जी प्रकाश जी, एक सवाल मैं ले लेता हूं, आप ये बताएं ना कि ठीक है 1962 में हम नेहरू जी को लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी कोसती आ रही कि भाई साहब इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई किया, इन्होंने एयर स्ट्राइक नहीं की, तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने सही कदम नहीं उठाए, लेकिन अब तो आपकी सरकार है, पिछले लंबे समय से सरकार है, उसके बावजूद भी चीन जो है लगातार भारत में मार्केट बनाता जा रहा है। चीनी 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 वाली चीज हम झूला झूल रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या किया? आशु जी, आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, जितना व्यापार भाजपा सरकार से सवाल पूछा जाएगा। 2014 से पहले वो व्यापार घटा के हमने आधे से ज्यादा खत्म कर दिया है, और जितना भी प्रोडक्ट आज की तारीख में है वो सारा का सारा हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। चाइना का कोई सामान नहीं आ रहा है, बराबर आ रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको कोई आपकी विदेश नीति फेल है, आप ये सब गलत है। चंद्रजी जी, आपका ये कहना गलत है कि सामान नहीं आ रहा है, बराबर निरंतर सामान आ रहा है, ये गलत बात है। चीन से आ रहा है सामान, झूठ बोल रहे हैं, क्या देखिए आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। वो वीवो मोबाइल आता सर, अरे बनने लगा, वो वो छोड़िए, 1000 आइटम की लिस्ट में आपको देखिए। मैं ब्रिगेडियर साहब से सवाल पूछ रहा हूँ, कृपया कर सम्मान दीजिएगा, उनके बीच में मत टोकिएगा, आप दोनों सभी से मैं गेस्ट कर रहा हूँ। ब्रिगेडियर साहब, भारत का चीन से जो तनाव है वो लगातार बरसों पुराना है, दशकों पुराना है। क्या वजह है कि चाइना जो हमसे कुछ समय बाद आजाद हुआ, उसकी आर्मी और उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो हमसे ज्यादा, कागजों में, मैं हौसलों में कभी नहीं मानता हूं, हौसलों में भारतीय सेना से ऊपर मैं किसी को नहीं मानता हूं, कागजों में जरूर हमें ज्यादा दिखाई देती है। क्या वजह है कि आजादी के बाद से लेकर इतना वक्त जो था कहां पे जाया हुआ? क्या पॉलिसी हमारी गलत थी? आर्मी को लेकर क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं इजराइल छोटा सा मुल्क है, ताकतवर है, उसके खिलाफ पूरे दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद कोई उसकी हिम्मत नहीं करता है इजराइल की तरफ आंख उठाने की। तो क्या वजह है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी जीडीपी, इतना बड़ा व्यापार, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसके बावजूद भी हम चाइना या दूसरे बड़े मुल्कों के खिलाफ ताकतवर तरीके से कागजों में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्या वजह, इतने दशकों में क्या कमियां रही? ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले जब आज़ादी हमें मिली 1947 में, तो हमारी जो आर्मी जी थी, जो भारतीय सेना जो थी, ये पूरे विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने, मतलब जब मैं भारतीय बोलता हूँ सेना, वो पाकिस्तान और इंडिया का कंबाइंड सेना जो थी, विभाजन के बाद जो था, देश अलग हुए, 2 देश बने, और उसके बाद जो भारतीय सेना को उस समय के जो भी सलाहकार थे, चाहे वो पंडित नेहरू जी हो, उनके विचार में उन्होंने सोचा कि हम ये देश को, हमें सेना की जरूरत नहीं है, हमारी डिप्लोमेसी और हमारी कूटनीति से हम देश चलाएंगे, और हमें जो पुलिस की जरूरत है, जो बॉर्डर बस निगरानी रखे। लेकिन इस प्रकार का जो लड़ाई, तो इन्होंने काफी पहल की कि वो, और चीन को हमारे बाद आजादी मिली 49 या 50 में, तो उसके बाद जो चीन के साथ इन्होंने अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए काफी पंचशील ट्रीटी, उस समय हिंदी चीनी बाई बाई दोनों चौवन लाए और ये मिले, और उसका जो हमारे और हमने सेना को ये समझा नहीं कि हमें सेना की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने सोचा कि जी हमारी जो डिप्लोमेसी और कूटनीति से हम, जी सुन रहे हैं ध्यान से बात को आप जी। उसके बाद 1962 में जब चीन ने हमें धोखे से, उससे पहले 1959 में ही जो अक्साई चीन को चीन ने हथिया लिया था। ये इसलिए हुआ है, ये कुछ तो ब्रिटिशर्स की भी कमी है, क्योंकि जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, वो उन्होंने मैकमोहन लाइन जो थी, जो ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, अरुणाचल साइड में जो मैकमोहन लाइन है, उसको चाइना मानता है, लेकिन जो लद्दाख साइड और बाकी साइड में है, लद्दाख को तो वो मानता ही नहीं है, क्योंकि अक्साई चीन जो था, जो ब्रिटिशर्स ने बड़ा ढीला कंट्रोल और शब्दों से बोल दिया था कि ये भारत का है। और एक कोई मीटिंग हुई थी उस समय 1915 या कुछ, तो उस मीटिंग में चाइना के जो रेप थे, वो बस उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि भेजा, लेकिन वो उसको मान्यता नहीं देते हैं। इसलिए ऐसा क्यों नहीं होता कि भारत मान्यता नहीं दे? हम नहीं मानते, भारत मानते नहीं कि तिब्बत पे कब्जा किया, हम नहीं मानते, हमारी पॉलिसी में शुरुआत से ऐसा क्यों नहीं आया? लेकिन तिब्बत को
हमारे मानते हैं कि चाइना जो है वहां पे, हम हमेशा डिफेंसिव मोड में क्यों, शुरुआत में जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, जिस फॉरेन पॉलिसी की बात शहरयार खान जी कह रहे हैं, शहरयार जी ध्यान से सुनिएगा कि भारत की आजादी के बाद से जिस हमारे विजनरी प्रधानमंत्री पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री नेहरू जी पर, तो हमारी पॉलिसी में ऐसा क्यों नहीं आया कि भैया हम प्रश्न चिन्ह लगाएं, हम उनसे पहले आजाद होकर बैठे हैं, हमारी उस समय की जीडीपी ज्यादा बढ़ रही थी, हम एक बड़ा मुल्क थे। ब्रिगेडियर साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि जहां तक जो विवाद है, क्योंकि वो लद्दाख को उन्होंने अक्साई चिन्ह को इसलिए हटाया क्योंकि अक्साई चिन्ह उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि जिंगयांग प्रोविंस से अगर उनको तिब्बत में फौजें लानी है तो उनका रास्ता वही जो आसान तरीके का रास्ता है, जो दूसरे तरफ से उनका जो वहां का आने जाने का जो है वो बहुत ही मुश्किल रहेगा किसी भी मेंटेन करने के लिए आर्मी या कोई लड़ाई। तो एक तो उनको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अक्साई चिन्ह की थी, इसलिए वो लद्दाख में अपना जो क्लेम जो है वो करते रहता है, और इसलिए ये विवाद चला आ रहा है, वो कभी नहीं मानेगा। और दूसरा, जो चाइना का पूरा डिपेंडेंस समुद्र महासागर से है, हिंद महासागर से, और उसका एंट्री पॉइंट मलाक्का स्ट्रेट है, जिसके वजह से 80% उनका ईंधन और बाकी सब, इसलिए जो चाइना है उसका वो लैंड रूट ढूंढ रहा है, इसलिए उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अक्साई चिन्ह से निकल के शंखगाम, जो उनका जो ऑलरेडी जो पाकिस्तान ने 1963 में उनको दे दिया था गिफ्ट पे, तो वो लेके, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हम बोलते हैं उस इलाके से लेके वो उन्होंने जो अरेबियन सी तक ले, ताकि उनको भारत के ये मलाक्का स्ट्रेट से ना जाना पड़े। तो ये, और अभी ये जो लद्दाख वाला इलाका है, इसमें जो हमने रोड बनाया हुआ है वो हमारे इलाके में बनाया है, दरबुक से शेओक और डीबीओ, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोड है, क्योंकि एक चीज हमने समझना है कि काराकोरम में जो पाकिस्तान का जो इलीगल ऑक्यूपेशन वाला हिस्सा और चाइना और इंडिया का तीनों का बॉर्डर कॉमन है, इंडिया को उस जगह में दोनों पाकिस्तान और चीन को सामना, और वहां पे सैचिन ग्लेशियर भी, इसलिए सैचिन का इंपॉर्टेंस भी है। तो चाइना, और क्योंकि इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया एक देश है जो चाइना समझता है कि उसके टक्कर का है, और वो नहीं चाहता कि एशिया में उसके टक्कर का कोई देश हो। तो ये एक है वो इंडिया को, और उसके बाद जो इंटरनेशनली इंडिया जो है वो एक बहुत जिम्मेवार देश है, हमारे सॉफ्ट स्किल्स, हमारे जो भी है भरोसेमंद देश है। और चाइना जो है, जैसे आपने देखा हमारे साथ कर रहे हैं, ये हर देश के साथ, इनका 14 से ज्यादा देशों के साथ सीमा विवाद है, रशिया मिला के वियतनाम, कोई भी इनका विवाद हर पड़ोसी के साथ, कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है चाइना का जिसके साथ उनका सीमा विवाद ना हो। तो इसलिए ये, और मतलब हमें एक एग्रेसिव पॉलिसी लेनी पड़ेगी, आप ये कहना चाहते हैं चाइना को? डिसिसिव पॉलिसी होनी चाहिए हमारी। अभी तो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि जो हम 93 से इनके साथ बॉर्डर समझौता करे आ रहे हैं, उसमें ये सब डिप्लोमेटिक चल रहा है। हमको किसी भी बॉर्डर समझौता में, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो, उसमें सेना का जो रेप होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो आप कागजों पे करते हैं उसमें जमीन पे उसको क्लियर कट मार्किंग। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 1967 में नथुला में सिक्किम में चाइना ने जब हमारे उस समय के जनरल सगत सिंह थे, तो उन्होंने आदेश दिया कि ये जो सीमा को मार्क किया जाए। तो उन्होंने पूरा मैप से करके उन्होंने और आदेश दिया कि इस पे फेंसिंग लगाया जाए। इसमें तो इन्होंने जब फेंसिंग लगाना शुरू किया तो वहां चाइनीज ने उसको ऑब्जेक्ट किया, पहले लाउड स्पीकर से उन्होंने विरोध किया। उसके बाद जब हमारे जवान नहीं हटे तो हाथापाई हुई और गोली भी चल गई, और उस समय भी काफी जवान शहीद हुए थे। लेकिन भारत डटा रहा, लड़े रहे, और उनको, और 67 के बाद 2 जगह थे, एक तो जनरल सगत सिंह था और एक और जनरल था,
उसको भी बोला गया था कि एक को बोला था नथुला छोड़ के नीचे आ जाओ और दूसरे को बोला था जेलपला छोड़ के नीचे आ जाओ। जो जिसने बात मान ली नीचे आया वो आज तक नीचे और चीन ऊपर बैठा हुआ है और नथुला में हमारा कब्जा है जहां हम कमांडिंग पोजीशन पे है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमको एग्रेसिव, जहां एग्रेसिव था वहां पे हम एडवांटेज में हैं, जहां पे हम एग्रेसिव नहीं है चाइना आगे बढ़ता जाएगा और हमारा जो सीमा के अंदर घुसता जाएगा। ये नहीं है कि वो शहरयार जी बहुत बड़ी बात यहाँ पे रखी है और मैं ट्वीट को देख रहा हूँ लगातार, राहुल गांधी का ट्वीट जो है लगभग ट्रोल हो रहा है और यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी चीन के बारे में देशभक्तों को किसी बात की नसीहत ना दीजिए। याद रखिए आपके पिता के नाना के हिंदी चीनी भाई भाई के उदारवादी नारों के चलते चीन ने अक्साई चीन पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसका खामियाजा आज तक भारत देश भुगत रहा है। भारत देश ये भी भुगत रहा है कि जिस तरह से कश्मीर को यूनाइटेड नेशन में ले जाने का जो दावा और वायदा कर बैठे थे नेहरू जी, उसको लेकर आज तक जो है पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाके उसकी दुहाई पीटता रहता है। अब जिस विदेश नीति और जिस कूटनीति की बात कर रहे हैं वो सबसे, अगर देश की अगर सीमा असुरक्षित है और हमारे हजारों हजार जवान जो है शहीद हुए हैं, जो शहीद हुए हमारे जवान, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं इस घटिया और कमजोर विदेश नीति को दी जाए? शहरयार जी। आशुतोष जी, आज हम जो डिबेट कर रहे हैं हमारे यहाँ जो 15 और 16 की रात में जो हमारे सवाल तो उठेंगे ना सर, समस्या आशुतोष, इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें उठेंगी। हम इतिहास को चादर बना के सवाल पूछना, ये टाइमिंग सही थी क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बात करने के पीछे खड़े सवाल आप कर ले तो जवाब के पीछे खड़े होने का बोल रहे हैं वो। बिल्कुल वही बोल रहा हूँ। देश के 137 करोड़ लोग आज, मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपको बोल दूं, देश के 137 करोड़ आज देश की सेना के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं, इंक्लूडिंग देश की सरकार के साथ भी, इंक्लूडिंग राहुल गांधी भी। बिल्कुल, आप राहुल गांधी को परसेप्शन में निगेटिव ना दे, किस संदर्भ में बात बोली गई है वो राहुल जी बताएंगे, लेकिन ये देश का इतिहास बताता है कि गांधी परिवार ने इस देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण तक में उनका योगदान ऐसा दूसरा परिवार निकाल के बता देना देश में तो मतलब मिलेगा नहीं। गांधी मुहूर्त मुझे समझ में नहीं आता है। अरे राहुल गांधी जी कि वो 40 से क्या बोला, किसने बोला, क्यों बोला होगा, ये उनके पार्टी के नेता ही नहीं जान पाते। अरे पता चलेगा। आशुतोष जी, मोदी जी क्या चाहते हैं ये भाजपा के नेता बता रहे हैं। प्रकाश जी क्या चाहते हैं बताइए। 48 घंटे हो गए, प्रकाश जी सुनना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, बताइए ना हड़ताल क्या मानेंगे? अरे मैं आपको 45 मारे हैं, अब 4500 भी मारेंगे। अच्छा, वो 40 मारे थे, जांच का क्या हुआ वो भी बता दीजिए। फिर वही 40, अरे पुलवामा का बताइए ना। अरे 40 मर गए, उसमें बात नहीं करोगे? आज 20 शहीद हो गए, बात नहीं करोगे? मर भी गए, 40 शहीद हो गए। 40 मर भी गए, 40 शहीद हो गए, 40 शहीद हुए, इसमें आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मरने मर नहीं गए, शहीद हो गए। बिल्कुल माफी मांगिए, मरने में गलत बोल दिया। बोल रहा हूँ बिल्कुल। मेरी बात सुनिए, आप माफी मांगिए। जो देश के लिए शहीद हो गए, मर भी गए, शहादत में सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक बात है, मगर पहले माफी मांगिए, शहीद हुए, मर भी गए। आप मेरी बात को फिर समझिए, आपने जो बोला उसको समझ दीजिए। अरे होगा तो होगा, बैठ जाएगा, मेरी बात बैठ जाएगा। मेरी बात आप सुनिए, आपको उससे माफी मांगनी चाहिए कि 40 लोग हमारे शहीद हो गए। शुक्ला जी, अरे मेरा मतलब आपको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आप चैलेंज में। आप इसको बोलता दिया कि हमें माफी बोलूंगा। कहाँ बोले आप? क्या बोले? आपसे पूछ के बोलूंगा। अरे तो आप बोलिए ना। बात कर रहे हैं बीजेपी के एजेंडे के साथ। बिल्कुल आपका है क्या स्टेटस? सपा का है क्या स्टेटस? समाज में नहीं होता आपका स्टेटस बात समाज सेवी। अरे स्टेटस क्या है? ये तो हम बताएगा, ये तो हम बताएंगे हमारा स्टेटस है क्या? आपको बताएंगे हमारा स्टेटस है क्या? नेहरू परिवार के 40 शहादतों पे सवाल पूछिए ना। स्टेटस की बात कर रहा है तो देश के एक गरीब को सबसे नीचे रानी जी आप बोलिए, स्टेटस की बात कर रहा हूँ जो अभी फालतू की बातें कर। अरे कोई बात है, चाह रहा हूँ शहादतों पे सवाल करेंगे तो वो बात है।
इस मुद्दे पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। सैनिकों की शहादत फालतू है, वो फालतू सवाल है। इस समय कांग्रेस पार्टी सभी पार्टियों को बोलना चाहिए। एक मिनट, मैं बिल्कुल बोल रहे हैं जी। 137 करोड़ लोग देश के सेना के साथ, देश के साथ खड़े हैं, लेकिन वो 40 सैनिकों की शहादत पे ये फालतू बोल रहे हैं। भाजपा का प्रवक्ता फालतू बोल रहे हैं, शहादत फालतू बोल रहे हैं। भाजपा का प्रवक्ता की शहादत फालतू बोल रहे हैं। एक मिनट सर, मेरे क्या सुरेश शुक्ला सही नहीं बहुत कम समय बच्चा है। थोड़ा सा सुरेश शुक्ला जी, क्या ये बात सही नहीं है कि 1962 में जब चीन ने हमारी सीमाओं को लांघने की कोशिश की थी, उस वक्त भी कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ ऐसे नेता थे जो उसको सही ठहरा रहे थे, हमारे देश में रहकर भी चीनी गुण गा रहे थे, हमारे देश में रहकर भी गद्दारी के बीज बो रहे थे, और दुर्भाग्यवश ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच वाले राजनेता भी हमारे देश में मौजूद हैं। ये बिल्कुल मौजूद है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत लोग अभी भी मौजूद हैं कि जो देश की राजनीति के साथ, मगर मेरा ये की सोचना है कि इस राजनीति इसमें आज के समय में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये एकजुट रहने का समय है, हाँ कंधा से कंधा मिलाने का समय है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। मगर इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये हो गया उस समय ये हुआ था, मगर आज ये है कि जो हो गया उसको छोड़े, आज क्या होगा, आज में बात करें कि आज हमें क्या करना है, आज का क्या करना है, आज हमें चाइना बॉर्डर में क्या करना है। 48 घंटे हो गए, 48 घंटे में अभी तो कुछ होना चाहिए ना, 48 घंटे में होना चाहिए। 40 बार पूछोगे आज भी, अरे आप आज में बता दीजिए, आज में बता दीजिए, आपका नेता जवाब देंगे देश के प्रधानमंत्री। नहीं, लेकिन प्रकाश जी बार बार हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे, चुप रहेंगे, देश चुप रहेगा, करने के लिए देश के जवाब देना चाहिए। शांति से सर, अंतिम सर, ब्रिगेडियर साहब मोनी बाबा बन के बैठे हैं नरेंद्र मोदी, मोनी बाबा बन के बैठे हैं 48 घंटे हो गए, 2 साल हो गए, 40 साल मोनी बाबा बन गए, टाइम होके बैठे हैं, मोनी बाबा बन के बैठे हैं, देश का मजदूर मर रहा है। शहरियार जी धैर्य रखें, बस शांति से ब्रिगेडियर साहब बहुत ही ब्रीफ में सर, आपने जिक्र किया कि हमारी शुरुआत से जो पॉलिसीज थी, जो एग्रेसिव होनी चाहिए थी, वो एग्रेसिव नहीं हुई, जिसका हमें खामियाजा आज दिन तक भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम कारगिल युद्ध की भी बात कर लें तो अटल जी गए थे बस लेकर पाकिस्तान, वहां पर गलवैया भी की थी नवाज शरीफ साहब से। इंटेंशन हमारी अच्छी थी कि दोनों देशों के बीच में शांति हो, लेकिन उसके बाद कारगिल में दुस्साहस किया गया, उसी वक्त किया गया। मुझे आज तक स्टेटमेंट याद है, किसी एक लीडिंग न्यूज़पेपर में था कि आर पार होगा इस बार, और उसके बाद बहुत से हमारे जो फौजी हैं वो पहुंचे थे। हमारी माताओं ने कहा था कि जितने आपको बेटे चाहिए, जितने जवान चाहिए हम देंगे, लेकिन पाकिस्तान का पूरा हिसाब किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कारगिल जब वॉर किया था तो हमने सिर्फ अपनी टेरिटरी छुड़ाई। सर प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, बहुत छोटे से समझना चाहूंगा। हमने सिर्फ अपनी जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी, हमारा जो कब्जा किया गया इलाका था, वो हमने छुड़वाया उनसे। अगर हम 1971 की भी बात करते हैं तो हमने अपनी फौज जो लगाई थी, कैसे बांग्लादेश को आजाद करने के लिए लगाई थी, इतनी बड़ी फौज हमारे लिए, हमारे जवान भी शहीद हुए। हमने पूरा हमारे रॉ के, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, हमारे सेना के, हमारे एयरफोर्स के कई जवान हमारे शहीद हुए, उसका हमने बांग्लादेश बना के उनको दे दिया। और हमने ये भी नहीं देखा कि चिकन नेक का एक हिस्सा जो है, चिकन नेक का हिस्सा है, उसको हम चाहते तो स्ट्रेटेजिकली कुछ एक हिस्सा हम उसको ऑक्यूपाइड कर सकते थे, या बांग्लादेश को इस ट्रीटी में करते कि भैया ये हमारा आवागमन रहेगा। आज बांग्लादेश के अंदर कई आतंकवादी संगठन, हुजी जैसा आतंकवादी संगठन वहां पर सक्रिय है, और हमारे खिलाफ ही वो देश जिसको 1971 में कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी, उसको आजाद कराया शहरियार जी, लेकिन हमने उसको कोई एडवांटेज नहीं लिया। तो ये समझ में नहीं आता। अटल जी की बात करें या इंदिरा जी की बात करें या मौजूदा दौर की बात करें या नेहरू जी की बात करें, हम हमेशा अपनी टेरिटरी को बचाते ही क्यों रहते हैं? हम आगे बढ़ के नेता, तुमने लड़ाई लड़ी, तुम भुगतो। ब्रिगेडियर साहब
ये जो सवाल आपने पूछा है ये तो पॉलिटिकल हेड से पूछना चाहिए, क्योंकि हमने 1965 में हाजीपीर पास, मैं सौभाग्यशाली से वहां पर गया था सर, मैं सौभाग्यशाली उस जगह में जा चुका हूं सर। तो हाजीपीर पास जो है ये हमारे सैनिकों ने, बहादुर जाबाज सैनिकों ने 65 में इसको जीता था जी बिल्कुल। और आज भी, और उसको हमने किसी समझौता के तहत वापस कर दिया। आज भी जो हमको अगर उरी जाना है तो रजौरी और पुंछ ना होते हुए हमको पूरा दूसरे 200 या उससे ज्यादा किलोमीटर कुपवाड़ा, तो अगर तो वो वाले भी है, कई जगह हम लोगों ने उनको वापस कर दिया है, जो जीता हुआ टेरिटरी हमने वापस कर दिया है। तो ये जो है ये डिसीजन पॉलिटिकल था। सेना ने अपना काम करके लड़ाई में जो भी टेरिटरी को जीता या जो भी है, लेकिन ये जो सवाल क्यों वापस कर दिया, मेरे ख्याल से सैनिक से पूछने का, ये हम तो हमारा जो काम है, जो हम आदेश करते हैं जो देश के ओवरऑल इंटरेस्ट में होता है। और ये जरूर है कि बुरा लगता है हमको कि जो जीता हुआ जो टेरिटरी है हमने वापस प्लेट में दुश्मन। उन नेताओं से पूछे जो कि जब परिसीमन होते ना सर, वो सोचते कि हमारी सीट है उसमें परिसीमन हो गया, सीट दूसरे को मिल जाएगी, उसको दर्द कुंठा देखिए आप साहब, एक से बढ़कर एक षड्यंत्र साजिश रची जाती है उस विधानसभा या पार्षद की जो सीट को वापस से हासिल करने के लिए, परिसीमन के जो दायरे में आ जाती है, जो उस जीते हुए प्रत्याशी से दूर चली जाती है। और हमारे देश का वो हिस्सा जो हमारी जमीन है और हमारे खून से सनी हुई हमारे देश की शहादत उसमें है, उसको यूं ही गिफ्ट कर दी जाती है। ले जाओ साहब। दुख है, क्या सवाल पूछूं क्या नहीं कहूं। मुद्दा तो ये रखा था कि राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति नहीं होनी चाहिए, रणनीति पे बात होनी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे देश के जयचंदों को भी अब आइडेंटिफाई करना, एलिमिनेट करना होगा। हमें सख्त होना होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई किसी भी पार्टी का हो, कोई कितने भी रसूखदार हो, कोई भी बड़ा नेता हो या कोई भी छोटा अदना सा कर्मचारी हो, जयचंदों को हमें खत्म करना होगा। तभी हमारी जो फौज जो वहां पर तैनात है, हमारी फौज ऐसे जवाजों से है जो किसी भी सेना की किसी भी टेरिटरी पे जाकर लोहा ले सकती है। चाहे सियाचिन ग्लेशियर की बात करें दोस्तों, आपको हम बताए दें, बहुत ब्रिगेडियर साहब को तो सिर्फ मालूमात है, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर देश का, दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर पॉइंट है। और वहां पर भारतीय सेना ने जो इतिहास रचा साल 1975 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, 1988 में, वो 84 में वहां पर जो तख्ता पलट किया हिंदुस्तान की सेना में, वो अनबिलीवेबल है। कितने लोगों की शहादत हुई है वहां पर। सोचिए उस समय इतने हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने सर्दी से बचाव के संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद भी भारतीय सेना ने वहां पर वो कारनामा करके दिखाया जो बड़ी बड़ी सेना सोच भी नहीं सकती है। और कहा भी गया है कि हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं। और भारतीय सेना के हौसले भारत की जमीन से उठे हैं। और चाइना, पाकिस्तान और तमाम दुश्मन मुल्क ये समझ लें और सुन लें, हमें आपके नहीं कि चाइना साथ में आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अरे बुज़दिलो, तुमसे कोई डरने वाला नहीं है। हमें तो सिर्फ अपने अंदर के बुज़दिलों का, अपने अंदर के गद्दारों का इलाज करना है, उसके बाद देखिएगा भारत आगे आएगा। इन तमाम पहलुओं पर नजर हमें लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।